નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હિન્દ ટીવીના આજના કાર્યક્રમમાં હું જીમી ગરીવાલા આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, અત્યારે ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ગયા છે. આજે ચૂંટણીના ઉમેદવારો દ્વારા ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી હોય અને સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી હોય ત્યારે રાજકીય માહોલ ચરમસીમા હોય છે. ખાસ કરીને હાલમાં દેશની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરીએ તો દેશમાં આવેલા કેન્દ્ર સરકારના કૃષિ કાયદા સામે જ્વલંત વિરોધ ચાલી રહ્યો છે. ખુદ એનડીએ સાથે ગઠબંધન ધરાવતી પાર્ટી રાષ્ટ્રીય લોકતાંત્રિક પાર્ટીમાંથી છૂટી થઈને કૃષિ કાયદા સામે લઈને કેન્દ્ર સરકાર સામે વિરોધ કરી રહી છે. ત્યારે રાજસ્થાન राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ना उपाध्यक्ष अपनी साथ અહીં उपस्थित છે, તેમની સાથે चर्चा करिए. तो सर जी, आप अभी कृषि कायदे के बारे में क्या कह रहे हैं और आपकी पार्टी कौन से विषय पर विरोध अभी जता रही है? देखिए, मैं राजस्थान के जो नागौर जिला है उसके जो खींवसर पंचायत समिति है उसमें आरएलपी से उप प्रधान पद पर निर्वाचित हुआ हूँ. हमारी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं नागौर सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल, वो पहले एनडीए के गठबंधन के साथ मोदी जी के साथ थे जब चुनाव है तब. और लेकिन जब ये मोदी सरकार जो 3 काले कृषि कानून लेकर आई थी तो हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो थे उनका ये निवेदन था कि आप जो काले कृषि कानून हो इनको वापस लीजिए. ये जो किसानों के लिए है ये आने वाले समय में बड़ा ही मुसीबत बन जाएंगे, ऐसे कृषि कानून है. तो मोदी सरकार ने इनके कानून वापस लेने में मुखर रही थी. इन्हें हठधर्मिता पकड़ के रख गई थी कि हम ये काले जो कृषि कानून है वापस नहीं लेंगे. इसी को लेकर जो आरएलपी पार्टी थी वे किसानों के समर्थन में थी. और आरएलपी पार्टी के जो सुप्रीमो नागौर के सांसद माननीय हनुमान जी बेनीवाल ने जो बीजेपी की एनडीए के साथ गठबंधन था वो तोड़ लिया. और आरएलपी पार्टी के जो सुप्रीमो माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल वो पिछले 72 दिन से शाजापुर बॉर्डर पर डटे हुए. और आरएलपी पार्टी के कल ही जो अपने पूरे राजस्थान में आरएलपी पार्टी ने ट्रैक्टर परेड भी निकाली. और 26 जनवरी के दिन मैं खुद भी वहाँ सांसद महोदय के साथ दिल्ली गया था. शाजापुर बॉर्डर से मानेसर तक हमने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड भी निकाली थी. और हम सबका यही मोदी जी को संदेश है कि आप ये जो कानून लेके आए 3, ये किसानों के लिए मतलब आने वाले समय में बड़े मुसीबत, या ऐसे कह सकते हैं कि किसानों की ये जो आज तक जो इस किसानों ने ये जो अपने जो संसाधन जुटा पाए, ये आने वाले समय में किसान ये जो बड़े उद्योगपति हैं इनके गुलाम बन जाएंगे. इसलिए हमारा भी मोदी जी को संदेश है, आग्रह रहेगा कि आप इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लें. और हमारी पार्टी निरंतर इन कानूनों के विरोध में खड़ी है और राजस्थान में ट्रैक्टर परेड निकाली और आज चक्का जाम का भी ये कार्यक्रम है. तो हम ये भी चाहते हैं और लोगों से भी अपील करें कि जब तक ये बीजेपी सरकार जो मोदी सरकार ये काले कानून वापस नहीं ले. अभी जो गुजरात में अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी नगर पालिका भी आया, तो मैं स्थानीय पहले यहाँ गुजरात में भी रहता था, सूरत में ही. और जब मैं ये चुनाव तक कांग्रेस से जीत के आया था, लेकिन हालात इस तरह बन गए कि ये मोदी सरकार में जीत पड़ी है. तो मेरा यहाँ स्थानीय जो भी निकाय चुनाव भी गुजरात में चल रहा है, तो लोगों से अपील रहेगी कि आप भाजपा को बायकॉट करिए. क्योंकि निरंतर गुजरात में देखा जा रहा कि काफ़ी लंबे समय से लोग बीजेपी को वोट कर रहे थे, लेकिन जब बीजेपी सरकार इस तरह के कानून लेकर आ रही, हो सकता है कल आपका यहाँ वोट बीजेपी को बने, कोई ऐसा कुछ दाव पेच फंसा जाए, ऐसा कुछ कानून है जो आम आदमी के लिए मुसीबत बने. तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस चुनाव में आप बीजेपी का विरोध दर्ज करवाइए और जहाँ तक कोशिश रहे बीजेपी को हर जगह सीटों से हरा दीजिए, ताकि मोदी तक मैसेज पहुँच जाए कि अब देश का प्रत्येक नागरिक है जागरूक हो चुका है. अगर ये कृषि कानून लागू होते हैं तो जो चीज़ हम मान लीजिए आटा है ये 25 रुपये किलो हमें मिल रहा है, अगर किसी के पार्टियों के कानून लागू होते हैं, किसी के कंट्रोल में सब चला जाएगा रिमोट कंट्रोल पे, तो ये आटा हो सकता है कल 50 रुपये किलो मिले, में 100 रुपये तक मिलो. इस तरह से हम चाहते हैं कि ये आप सब बीजेपी का बाइकआउट करें और इस पार्टी को बुरी तरह से हरा दे, ताकि स्पष्ट देश में संदेश चला जाए कि जो मोदी का गढ़ है गुजरात उसमें भी भाजपा हार गई. शायद ये कृषि बिल और कृषि आंदोलन के तहत राजकीय पार्टी अपनी पॉलिटिक्स खेल रही है, ऐसा तो नहीं? क्योंकि कृषि आंदोलन अपनी तरफ से खेडूत लोग आंदोलन कर रहे, विरोध कर रहे, और उसमें राजकीय पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं दिख रहा है? नहीं, ऐसा कुछ पॉलिटिकल ड्रामा है नहीं. ये साफ दिख रहा है कि जब मोदी सरकार इस पर अभी एक शब्द नहीं बोल रहा खुल के, 100 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी देश कानून के विरोध में, कम से कम उनको एक शब्द खुल के बोलना चाहिए. और जब 26 जनवरी के दिन हम भी वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से किसान परेड ने की, और किसान जितने भी दल है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सब दल अपने शांतिपूर्ण तरीके से. लेकिन जो बीजेपी का एक प्रीपेड प्लान था कि एक एक्टर था पंजाबी एक्टर दीप सिंधु करके, जो सनी देओल के खास कुछ मित्र था, और उसकी फ़ोटो जो अमित शाह और मोदी के साथ वायरल भी हुई, तो उन्होंने जो आंदोलन था उनमें मतलब बीच में ऐसा नुक्स डाल दिया ताकि ये आंदोलन भड़क जाए. और लाल किले पर उन्होंने खालिस्तानी झंडा फहराया. तो वो क्या उनका ये टारगेट था कि इस आंदोलन को किसी तरह से बदनाम करना. और देश के जो मीडिया हैं और आजकल उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची वो सत्य दिखा सके.
हो सकता है कुछ गिने चुने मीडिया जो कि दिखा पाए, लेकिन उनमें भी दबाव बना रहता कि वो देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन वो आज खुलकर नहीं बता पा रहा है। तो ऐसा आप मीडिया पे आरोप लगा, तो ऐसी गिनी चुनी पार्टियां नहीं है कि सिर्फ सही दिखा रही है और बाकी सब पार्टी अपना ही फायदा उठा रही है? नहीं, कई जगह पे देखा है कृषि आंदोलन में बिना वजह पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व हो रही है, खेडूतों के साथ चर्चा कर रही है, लेकिन जो मुद्दा था पहले जब बिल रजू हुआ संसद में तब विरोध करना चाहिए था, तब विरोध करने क्यों आगे नहीं? अब जब खेडूत लोग विरोध करने तब राष्ट्रीय पार्टियां अपना विरोध लेके आगे बढ़ रही है। देखिए, जिस वक्त ये कृषि कानून रजू हुए थे उस वक्त जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो थे हनुमान जी बेनीवाल, तो उनकी जो कोरोना रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव बता के ऐसा कुछ करके उनको वहाँ शामिल होने भी नहीं दिया। आज आपको पता कि 542-43 टोटल सांसद चुने हुए थे। अब तो जैसे हनुमान जी सबसे पहले बोले, तो उन सांसदों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो मोदी के सामने खुल के विरोध कर सके। और जब ये अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण 2-4 दिन पहले लोकसभा चालू हुई थी, तो सबसे पहले ये हनुमान जी आए थे। पूरे प्रदेश देश की बात कर लीजिए, कोई ऐसा सांसद नहीं है जो किसान ये काले कानून इनके विरोध में बोल सके। हालात ये बन गई, पता नहीं उनको क्या डर है, क्या सता रहा। तो अभी गुजरात के जो इलेक्शन है उसमें आपकी पार्टी क्या भूमिका बचाना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है? क्योंकि आपकी पार्टी राजस्थान तक सीमित है, गुजरात में आप क्या मुआवना करने आए हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं? देखिए, गुजरात में यह है कि जैसे हमारी पार्टी राजस्थान तक सीमित है, अभी स्थानीय लोकदल मतलब वहीं क्षेत्रीय पार्टी तक है। तो गुजरात में जैसे ये भाजपा और ये कांग्रेस है, ये बड़े राष्ट्रीय दल है। तो भाजपा का जो आज एक ही चेहरा दिख रहा है पूरे देश में, मोदी, नरेंद्र मोदी, इनके अलावा कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। इनके देख के लोग वोट करें। तो मेरा लोगों से अपील यही रहेगा कि आप हर जगह देख रहा कि हम मोदी के पीछे वोट दे रहे भाजपा को, तो मेरा लोगों से ये कि भाजपा को वोट नकारिए, मत दीजिए। आप अपनी इच्छा है, जैसे कोई निर्दलीय उनको सपोर्ट करिए, या दूसरी पार्टी है जैसे हमारी पार्टी है नहीं, तो हम किसी का स्पष्ट कह नहीं सकते। तो हमारा एक ही टारगेट है कि आप भाजपा को वोट मत दें। और जैसे राजस्थान भैया काफ़ी राजस्थान के है जो गुजरात में प्रवासी बंधु है, तो उन लोगों ने डिमांड रखी कि हम भाजपा से टिकट मांगने के, हमारे टिकट काट दी। तो मैंने भी उनको यही मैसेज डाला कि आप में खुद में दम है तो निर्दलीय लड़ लीजिए, कब तक पार्टी के पीछे भागते रहोगे। और पार्टियों के जो आज हथकंडे देख रहे हो केवल रिमोट कंट्रोल वाले जैसे बन गए कि आज भाजपा की बात करें तो देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दो नेताओं के जो चाह रहे देश में वही हो रहा है।